नमस्कार साथियों, प्रभात क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम जो कोशिका पढ़ी है उससे आगे बढ़ेंगे। तो आज हमारी क्लास रहेगी कोशिका से आगे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर 4 सेल ऑर्गेनेल आते हैं। एक आता है ईआर, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम एंड वैक्यूल। तो ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर 4 सेल ऑर्गेनेल हैं। इनके क्या है फंक्शन, क्या है, एक दूसरे के कोऑर्डिनेट हैं। इसलिए जो माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, वो इसमें सम्मिलित नहीं हो पाते हैं, क्योंकि इनकी चारों की क्या है फंक्शन है, वो एक दूसरे के क्या है कोऑर्डिनेट यानी समन्वित है। तो इनकी क्या है एक दूसरे पे कोऑर्डिनेट है। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर 4 सेल ऑर्गेनेल आते हैं, यानी इसे हिंदी में बोलते हैं अंतःझिल्लिका तंत्र, यानी अंतःझिल्लिका तंत्र। अंतःझिल्लिका तंत्र एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर 4 सेल ऑर्गेनेल आते हैं। पहला है ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतःप्रद्रविकी जालिका। दूसरा है आपका गोल्गी बॉडी, गोल्जीकार। तीसरा आता है आपका लाइसोसोम, लेयनकार। चौथा आता है आपका वैक्यूल, यानी लेक्टिका आती है। तो ये क्या है 4 अंतःझिल्लिका तंत्र के अंदर सम्मिलित किए गए हैं। आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है कि इनमें से कौन सा अंतःझिल्लिका तंत्र में सम्मिलित है, कौन सा नहीं है। तो कौन से 4 में से 3 दे देंगे और दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गए, न्यूक्लियस हो गए, ये दे देंगे तो वो आंसर होगा। तो ये 4 है, आपको याद रखना है कि इसके अंदर सम्मिलित है। तो अब उनको अपन एक एक करके देखेंगे कि ये एक दूसरे के कैसे कोऑर्डिनेट है और इनके क्या क्या फंक्शन है, एक एक करके देखेंगे। तो अब आगे बढ़ते हैं कि ये है आपका जेनेटिक मटेरियल डीएनए। न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है और ये है न्यूक्लियोलस केंद्रिका, जिससे क्या होता है राइबोसोमल आरएनए बनता है, आरआरएनए। तो जो अपन का क्रोमेटिन है उसका मैं थोड़ा सा पार्ट ले लेता हूं, इतना पार्ट में ले लेता हूं, इसे बोलते हैं जीन। क्या बोलते हैं? जीन बोलते हैं। तो मैंने इतना पार्ट लिया इसका। तो जीन है, उससे क्या बनेगा? एमआरएनए बनेगा। तो मैंने ये एमआरएनए बनाया, ठीक है। तो एमआरएनए है, जैसे ही एमआरएनए बाहर आएगा, ठीक है, ये है एमआरएनए। तो एमआरएनए जैसे ही बाहर आएगा तो उससे जो स्मॉल सब यूनिट है आपकी राइबोसोम की, स्मॉल सब यूनिट से ये क्या हो जाएगा? बाइंड हो जाएगा। और जो लार्ज सब यूनिट है वो होती है ईआर पे। किस पे होती है? ईआर पे लार्ज सब यूनिट होती है राइबोसोम की। तो ये किस में जाएगा? ईआर के अंदर जाएगा। जो आपका एमआरएनए है वो किससे जाएगा? आपके जो आरईआर है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उसमें जाएगा। जो यहाँ पर क्या है, जो राइबोसोम की क्या लार्ज सब यूनिट है। तो पहले क्या आ रही है? ईआर। तो ईआर देखते हैं ईआर क्या होती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतःप्रद्रविका जालिका, अंतःप्रद्रवी जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसको अपन राइबोसोम की प्रेजेंस के आधार पर 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक है जिसके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट है और एक है जिसके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट नहीं है। तो इसको अपन फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। राइबोसोम की उपस्थिति के आधार पर आरईआर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एसईआर, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जैसे किसी भी सरफेस के ऊपर, यानी सतह के ऊपर अपन स्मॉल पार्टिकल रख देते हैं तो सरफेस क्या हो जाती है? खुरदरी। तो ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इस पे क्या है? पार्टिकल प्रेजेंट है किसके? राइबोसोम, इसलिए इसे रफ बोला जाता है। यानी खुरदरी अंतःप्रद्रविका जालिका और चिकनी अंतःप्रद्रविका जालिका। तो ये हो गई 2 प्रकार की, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जो रफ होती है ये किसके लिए काम आती है? प्रोटीन सिंथेसिस के लिए काम आती है। प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन सिंथेसिस के लिए इसका उपयोग होता है। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो क्या करती है? प्रोटीन सिंथेसिस करती है। उसके बाद जो स्मूथ है ये किसका निर्माण करेगी? लिपिड, लिपिड सिंथेसिस के लिए। तो
तो आपको डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है कि लिपिड सिंथेसिस कौन करता है, तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करती है। जो आपके स्टीरॉयडल हार्मोन है, जितने भी प्रकार के स्टीरॉयडल हार्मोन है, लिपिड से व्युत्पन्न हार्मोन है, जैसे आपका टेस्टोस्टेरोन हो गया, एस्ट्रोजन हो गया, तो वो किसमें आएंगे, एसईआर बनेगी, यानी जो स्टीरॉयडल हार्मोन, स्टीरॉयडल हार्मोन है वो एसईआर बनेगा। ये क्या करेगा, प्रोटीन सिंथेसिस करेगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके बाद जो यहाँ पर एमआरएनए बना है वो किसके अंदर जाएगा, ईआर के अंदर जाएगा, और ईआर के बाद भी यहाँ किसके फॉर्म में आ जाएगा, वेसिकल के फॉर्म में बाहर आ जाएगा। ये सिस्टम नहीं और ट्यूब्यूल्स होती, और जो वेसिकल के फॉर्म में क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। ठीक है, जो यहाँ पर न्यूक्लियर कोर है, यहाँ से क्या आएगा, एमआरएनए बाहर आएगा, और यहाँ से जो आपका एमआरएनए बना है वो यहाँ पर जो वेसिकल है उसके फॉर्म में आ जाएगा बाहर। और जो यहाँ पर आपको चपटी नुमा संरचनाएं दिख रही है वो क्या है, गोल्जी बॉडी है। क्या है, गोल्जी बॉडी है। तो गोल्जी बॉडी में दो सरफेस दिख रही होगी, एक सिस है एक ट्रांस है, यानी एक अवतल सतह है एक उत्तल सतह है। एक क्या है, अवतल सतह, एक उत्तल सतह। तो ये आपको जो दिख रही है ये क्या है, अवतल सतह, और जो उधर से दिख रही है वो क्या है, उत्तल सतह, यानी इसे सिस फेज बोलते हैं और इसे ट्रांस, या इसे फॉर्मिंग फेज भी बोलते हैं, उसे मैच्योरिंग फेज भी बोलते हैं। तो अब पढ़ते हैं, अपन क्या पढ़ते हैं, गोल्जी बॉडी। सेकंड पढ़ते हैं गोल्जी बॉडी, यानी गोल्जी काय। इसे सर्वप्रथम गोल्जी ने खोजा था, कैमिलो गोल्जी ने। जो उल्लू होती है उसकी तंत्रिका कोशिका के अंदर केंद्रक के समीप, न्यूक्लियस के समीप गहरे अपिरंजित चपटी नुमा संरचनाएं देखी, उसको उन्होंने बाद में क्या कहा, गोल्जी बॉडी कहा गया, उसको बाद में गोल्जी बॉडी कहा गया। उनके सम्मान में गोल्जी नाम रखा गया और गोल्जी बॉडी रखा गया नाम। तो ये जो खोजी गई उल्लू की जो तंत्रिका कोशिका है वो न्यूक्लियस के पास चपटी गहरी संरचना दिखाई दी, उससे क्या कहा गया, गोल्जी बॉडी कहा गया। उन्होंने खोज की थी 1898 में। जो उल्लू की तंत्रिका कोशिका है उसके अंदर जो न्यूक्लियस है उसके पास देखा गया था। तो गोल्गी बॉडी होता है, तो यहाँ से जो वेसिकल के फॉर्म में आ रहा है तो उसको क्या करेगा, चेंज करेगा। क्या करेगा, चेंज करेगा, ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड में चेंज करेगा। किसमें करेगा, यदि प्रोटीन है तो प्रोटीन में रफ का क्या होगा, प्रोटीन आएगा, इसी क्या आएगा, लिपिड आएगा। तो ये क्या करेगा, ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड बनेगा। ठीक है, और जो इसकी सिस फेज है उसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है आपका फॉर्मिंग फेज, यानी निर्माण सतह, या इसे अवतल सतह बोलते हैं। सिस फेज को क्या बोलते हैं, अवतल सतह, या क्या बोलते हैं, फॉर्मिंग फेज, निर्माण सतह। ठीक, और जो ट्रांस है वो है उत्तल सतह, और जो है फॉर्मिंग है, और ये मैच्योरिंग है। ठीक है, मैच्योरिंग स्पेस। ठीक है, ये क्या हो गया, गोल्गी बॉडी होगी। जो चपटी इनके जो ये इनके नंबर है क्या कहते हैं, वेरी करते हैं, कोई फिक्स नंबर नहीं होते हैं, वेरी करते रहते हैं। तो यहाँ से जो अपन का ग्लाइकोप्रोटीन है, ग्लाइकोलिपिड है, बाहर आएगा, वेसिकल के फॉर्म में बाहर आएगा। तो वेसिकल के फॉर्म में इसमें क्या होते हैं कि जो बाहर आ रहे हैं तो इसमें क्या हाइड्रोलिटिक एंजाइम भी होते हैं। क्या होते हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम भी होते हैं। हाइड्रोलिटिक एंजाइम जैसे किसी के अंदर प्रोटीज हो गया, किसी के अंदर कार्बोक्सीडेज हो गया, लाइपेज हो गया, न्यूक्लियस हो गया, तो ये क्या करते हैं, इससे बोलते हैं प्राइमरी लाइसोसोम, यानी प्राथमिक लाइसोसोम बोलते हैं, प्राथमिक लैन काय बोलते हैं। तो ये क्या करते हैं, इस फॉर्म में क्या नहीं होते, रिएक्टिव नहीं होते, कार्य नहीं कर पाते। तो ये सभी क्या बनाते हैं, एक संगठन बनाते हैं, और संगठित हो गए क्या करते हैं, कार्य करते हैं। इसीलिए तो कहा गया है कि एकता में ही शक्ति है। तो ये दोनों सभी मिलकर क्या करेंगे, एक संगठन बनाएंगे, यूनियन बनाएंगे। तो जो संगठन बना है उसे क्या बोलते हैं, द्वितीयक लयन काय, सेकेंडरी लाइसोसोम बोलते हैं। अब पढ़ते हैं लाइसोसोम।
थर्ड है अपना लाइसोसोम। इसे हिंदी में बोलते हैं ग्लैंड काय। तो ये इस प्राइमरी लाइसोसोम में वो कार्य नहीं कर पाता, उससे यूनियन बना, यानी सभी एंजाइम में सम्मिलित हो गए, उसे बोलते हैं द्वितीयक लाइसोसोम। इसके अंदर होते हैं हाइड्रोलिटिक एंजाइम, यानी जल अपघटनी एंजाइम, जल अपघटनीय एंजाइम। जल अपघटनीय विकार एंजाइम को हिंदी बोलते हैं विकार। ठीक, तो ये जो सेकेंडरी लाइसोसोम बना है, इसके अंदर जो भी कार्बोक्सीलेज है, प्रोटीज है, न्यूक्लियस है, लाइसोसोम है, सब लाइपेज है, सब क्या हो गए, सम्मिलित हो गए, इसे बोलते हैं सेकेंडरी लाइसोसोम। तो इसके अंदर जितने भी आपके सेल ऑर्गेनेल के अंदर कोई माइटोकॉन्ड्रिया है वो क्या हो गया, ओल्ड हो गया है, तो उसके अंदर क्या हो जाएगा, आपने ये क्या करेगा, सेकेंडरी लाइसोसोम में उसको क्या कर देगा, अपघटित कर देगा, क्योंकि इसके अंदर जो एंजाइम है वो सभी प्रकार के जो डाइजेशन है या फिर डाइजेस्ट कर देगा सभी प्रकार के, या प्रोटीन का बना हो, लिपिड का बना हो, या किसी का भी बना हो, कार्बोहाइड्रेट का बना हो, उसको क्या कर देता है, ये आपके अपघटित कर देता है। तो ये जहाँ पर ये अपघटित करेगा, जैसे माना माइटोकॉन्ड्रिया को अपघटित कर रहा है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होगा, प्रोटीन होगा और फैट होगा। तो प्रोटीन और फैट होता है, तो उस प्रोटीन है वो टूट जाएगा अमीनो एसिड में, और जो लिपिड है वो भी अपने मोनोमर में टूट जाएगा। तो ये क्या होते हैं कि बाद में पुनः रिसाइकिल हो जाते हैं, पुनः काम आ जाते हैं, क्या आ जाते हैं, पुनः काम आ जाते हैं। तो ये क्या करता है, जो भी सेल के अंदर जितने भी प्रकार के अपघटन है या उस काम की चीजें नहीं है, सफाई करता है, तो उसको क्या करता है, किल करके मार देता है। इसलिए उसको क्या कहा जाता है, आत्मघाती थैली भी कहा जाता है, सुसाइडल बेग भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, सुसाइडल बेग है, आत्मघाती थैली। लाइसोसोम को सुसाइडल बेग भी कहा जाता है। तो जितने भी प्रकार के अंदर सेल ऑर्गेनेल हैं जो बुढ़ा हो गए या प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पा रहा है, तो उसे क्या कर दिया जाता है, डिजनरेट कर दिया जाता है, उसको आपको डाइजेस्ट कर दिया जाता है, इन प्रकार की जो एंजाइम है की हेल्प से डाइजेस्ट कर दिया जाता है। एक आता है आपका वैक्यूल, फोर्थ है वैक्यूल यानी रिक्तिका। तो वैक्यूल के अंदर क्या होता है कि यहाँ से जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, यहाँ से कुछ जैसे एक्सचेंज में फूड मटेरियल है तो इसमें जाएगा, सेल का सिक्रेशन है तो इसमें जाएगा, जो भी सेल का जैसे कोई भी प्रकार का रस है सेल का तो इसमें किसमें स्टोर होगा, वैक्यूल में होगा। जो प्लांट सेल होती है उसका वैक्यूल का साइज बहुत बड़ा होता है, सेल का जो टोटल सेल की होती है उसका कितना परसेंट, 90% घेर लेता है। लेकिन जो एनिमल सेल होती है उसमें क्या होता है, बहुत नेग्लिजिबल होता है, किसी में उपस्थित होता है या किसी में उपस्थित नहीं भी होता है। तो प्लांट के अंदर इतना क्यों होता है, क्योंकि प्लांट के अंदर क्या होता है, पूरे दिन क्या होता रहता है, फोटोसिंथेसिस होता रहता है, यानी प्रकाश संश्लेषण होता रहता है, तो फूड बनता ही रहता है, तो उसको किसमें स्टोरेज कर दिया जाता है, वैक्यूल में स्टोरेज कर दिया जाता है। और जो वैक्यूल होता है वो जैसे अमीबा, आपने सुना होगा अमीबा है, अमीबा प्रोटोजोआन होता है, उसमें ये क्या करता है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल की तरह काम करता है, संकोचनशील रिक्तिका की तरह कार्य करता है। वो जो उसके अंदर वाटर गया है अमीबा के अंदर, जैसे मैं यहाँ पर अमीबा का फोटो बना रहा हूँ, जैसे अमीबा की कोई शेप होती नहीं है प्रॉपर, जैसे ये अमीबा की स्ट्रक्चर है तो इसके अंदर क्या हो जाता है, पानी आ जाता है, बहुत सारा पानी आ जाता है। तो ये क्या करता है, पानी को बाहर निकालना पड़ता है, नहीं तो क्या है कि जो अमीबा है वो क्या हो जाएगा, ज्यादा पानी की उपस्थिति में फट जाएगा। तो ये क्या करता है, इसको बाहर निकालना पड़ता है कंटिन्यू। तो जो आपका वैक्यूल होता है वो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है, संकोचनशील रिक्तिका होती है, वो यहाँ से क्या करती है, फोर्सफुल क्या करती है, पानी को बाहर निकालता है, जिससे क्या होता है, उसका अंदर का जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो क्या रहता है, रेगुलेट होता रहता है। ये एक काम हो गया। अमीबा के अंदर क्या करता है, ये बाहर निकालता है पानी को, उससे क्या होता है, ये फटता नहीं है, ये उसके अंदर होती है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल।
और जो भी आपके पादप है उसमें क्या करता है, स्टोरेज करता है। पादपों में जो सेल के सीक्रेशन है, कोशिका का स्त्रावण है, या कोशिका रस है, या एक्सेस फूड मटेरियल है, को स्टोरेज करता है, यानी स्टोरेज करता है, संग्रहित करता है। कौन करता है, वैक्यूल संग्रहित करता है। और बहुत सारे जीवों में क्या होता है कि ये क्या करता है, भोजन को अपटेक करने में भी मदद करता है, यानी बाहर से जो भी भोजन है उनको क्या करता है, कैच करने पर में मदद करता है। तो इन सभी के जो फंक्शन है क्या एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, यानी कोऑर्डिनेट है, इसीलिए उसको अपन एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में रखते हैं। तो जो ईआर है, गोल्गी बॉडी है, लाइसोसोम है, वैक्यूल है, ये 4 सेल ऑर्गेनेल है, वो क्या होते हैं, एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, यानी एक दूसरे पे क्या है, कोऑर्डिनेट है। तो ये वैक्यूल के बारे में था। तो वैक्यूल का एक याद रखना कि जो एनिमल सेल में है ये नेगली उपस्थित थोड़ा बहुत होता है, ज्यादा किसी के अंदर उपस्थित होता है और किसी के अंदर उपस्थित नहीं भी होता है। जो प्लांट सेल है उसका टोटल सेल का कितना होता है, टोटल सेल वॉल्यूम है उसका 90% तक का उपस्थित होता है। उसमें जो न्यूक्लियस होता है वो पेरिफेरल होता है, जबकि जो आपके यूकैरियोटिक सेल के दो या एनिमल सेल के दो उसमें क्या होता है, ये सेंटर में स्थित होता है। तो आज का हमारा जो टॉपिक था एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, इसके अंदर आपने 4 चीजों का अध्ययन किया, आपके ईआर, गोल्गी बॉडी और लाइसोसोम एंड वैक्यूल का अध्ययन किया। तो आप इस वीडियो पे कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।